एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। आज हमारे साथ जुड़े हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार पूर्णिमा जी, नमस्कार और हमारे सभी दर्शकों को। तो आज हम सर से ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, चर्चा करना चाह रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा सचिव हैं, बड़े ओहदे पर हैं। तो कई सवाल भी बनते हैं कि बहुत सारे आरोप भी लगते रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके कि क्या सरकार को लेके भी, ब्यूरोक्रेसी को लेके भी, कि क्या हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से हम ये भी जानना चाहेंगे कि फ्यूचर पैंडेमिक्स को लेकर किस तरह की तैयारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, सरकार की। साथ ही हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को हम देख रहे हैं, तो साइक्लोन्स जिस तरह से भारत उनसे जूझ रहा है, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनसे डील करने में, प्रिपेयर्डनेस में क्या भूमिका हो सकती है, भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की, मिनिस्ट्री की क्या भूमिका हो सकती है। इसके अलावा हम समझना चाहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत को कम्पीट करना है, तो जो हम बात करते हैं ग्रॉस एक्सपेंडिचर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विज्ञान के क्षेत्र में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो खर्च है, वो माना जाता है कि हमारे देश में 1% से भी कम है, जीडीपी का 1% से भी कम है। तो इसे आगे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए, विकासशील देशों से भी अगर ये कम है, तो इस दिशा में क्या काम होने चाहिए, तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से। तो सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से भारत इस पैंडेमिक से जूझ रहा है, सरकार भी जूझ रही है, तो ऐसे में इससे निपटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के क्या इनिशिएटिव रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है, देखिए कि जब पहली इसकी लहर आई थी पैंडेमिक की, तो अगर आप उस समय के हालात पे गौर करें तो हम देखेंगे कि उस वक्त भारत में कुछ भी इसके जो संसाधन हैं वो अवेलेबल नहीं थे। वेंटिलेटर नहीं थे, पीपीई नहीं थी, N95 नहीं था, डायग्नोस्टिक्स जो RT-PCR होता है, किट होती हैं किसी भी तरह की, एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, एंटीजन टेस्टिंग किट, किसी भी तरह का डायग्नोस्टिक्स उस वक्त अवेलेबल नहीं था। और वैक्सीन के बारे में तो ऐसी चर्चा की जाती थी कि करीब 10 साल लग जाते हैं वैक्सीन बनाने में, जो कि ग्लोबल अनुभव भी था उस वक्त तक। तो उस वक्त हम जो पूरी तरह से आयात पे ही हमारी डिपेंडेंस थी, सब चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी। लेकिन उस वक्त ऐसी परिस्थितियां थी कि बहुत जल्दी से इंपोर्ट भी संभव नहीं होते, क्योंकि सब देशों को उन्हीं चीज़ों की आवश्यकता थी। तो उस वक्त जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किए, उसके तहत सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर अंदर न केवल इन सभी चीज़ों को डिज़ाइन कर लिया गया, बल्कि उनका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। तो उसके लिए बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग कार्य किए गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, पहले हमारी जो इंडस्ट्री हैं, स्टार्टअप हैं, उनकी मैपिंग की गई, देखा गया कि इनमें किस तरह की कैपेसिटी है, क्या वो ये चीज़ें डेवलप कर सकती हैं बहुत जल्दी। अगर वो कर सकती हैं तो उनको स्केल अप, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सहायता की जरूरत थी। तो जहाँ तक कि नॉलेज चाहिए थी, जहाँ तक कि उसको बनाने के लिए सहायता चाहिए थी, इन सभी को बहुत तेजी के साथ उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण हम अब जानते हैं कि ये सभी चीज़ें बहुत विकसित हो गई हैं भारत के अंदर। और अब हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि न केवल वो विकसित हो गई, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, जो उसमें इनोवेशन है, वो बहुत अच्छा है और वो अभी भी चल रहा है सेकंड वेव के अंदर। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये है कि हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की नींव है वो काफ़ी मजबूत है। पहले आप ये पूछ सकते हैं कि ये सब चीज़ें फिर 10 साल या 5 साल पहले डेवलप होके मार्केट में क्यों नहीं आ गई थी? ये एक प्रश्न है, बहुत अहम प्रश्न है, जो न केवल वेंटिलेटर और डायग्नोस्टिक्स पे ही अप्लाई होता है,
ये और भी बायोमेडिकल जो हमारे बायोमेडिकल मशीन्स होती हैं, किसी भी चीज़ में काम होती हैं, वो बहुत इम्पोर्ट होती हैं। ऐसे ही और भी कई क्षेत्रों में जहाँ पे हमारी कैपेबिलिटी है बनाने की, वो पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाई। तो इसका कारण ये है, ये हमें समझना चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी में 2 तरह के क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र जो कि आपको जिस नॉलेज की ज़रूरत है उसको पैदा करता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी हैं, आर-एन-डी इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सभी मिलके जिस जो हमें उसकी नॉलेज चाहिए, उस पे रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके, इनोवेट करके उसको नॉलेज को पैदा करते हैं। लेकिन वो नॉलेज पैदा करना ही पूरा सॉल्यूशन नहीं है। उस नॉलेज का उपयोग भी करना होगा, और उसका उपयोग जो करते हैं वो है हमारी इंडस्ट्री। तो इन दोनों के अंदर जो कनेक्ट चाहिए इसको बनाने के लिए चीज़ों को, ऐसा है कि नॉलेज का पुश होता है और नॉलेज का पुल भी होता है। ये दोनों जब मिलके कार्य करते हैं तो निसंदेह हम इसमें बहुत तेजी से प्रगति करते हैं, ये हमने हरदम देखा है। इसमें क्या था कि पैंडेमिक टाइम में जबकि हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर था कि हमें ये चीज़ बनानी है इतने समय के अंदर, तो उसमें गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, आर-एन-डी इंस्टीट्यूशन, आईआईटीज़, इन सब ने मिलके कार्य किया। तो ये बात बहुत अहम है कि अगर हमारा पर्पस है वो बहुत क्लियर है और उसमें सभी लोग मिलके कार्य कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री हो या यूनिवर्सिटी हो, इन दोनों के बीच में जो खाई है, जो गड्ढा है, उसमें ही जाके हमारा साइंस बहुत बार गिर जाता था। तो वो उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो इसमें साइंस की कमी नहीं है सिर्फ, क्योंकि जैसा हम जानते हैं भारत, इंडिया, वो अभी विश्व में हमारे जो साइंटिफिक पब्लिकेशन हैं उसमें तीसरे नंबर स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बेसिक कैपेसिटी है, अच्छे वैज्ञानिक हैं जो शोध करते हैं, कर सकते हैं। अगर उनको एक नया चैलेंज दिया जाए तो वो निसंदेह उस पे शोध करके और जो अच्छी से अच्छी चीज़ है उसका वो बना सकते हैं मॉडल। उसके लिए जो जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो मुहैया करा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मार्केट है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, वो उसको लेकर कर और उसको कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करें। तो जैसा आपने कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है और वो पहली वेव में भी इससे दुआ कि हम ये सब कार्य कर सके। अब दूसरी वेव में जो अभी चल रही है, जैसे कि पहली लहर के अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं की गई थी, क्योंकि आपको याद होगा पहली लहर के अंदर क्योंकि टोटल लॉकडाउन था कंट्री में, इस कारण जो हमारी पीक वैल्यू थी वो इतनी ऊपर नहीं गई थी और उसका जो टाइम था वो करीब ऐसे मतलब बहुत तेजी से नहीं बढ़ा था, वो कई महीनों के ऊपर चला था। तो इस कारण जो मतलब क्राइसिस हमने कुछ महसूस की है इस दूसरी लहर में, वो क्राइसिस की हालत पहली लहर में नहीं आ पाई थी और उस कारण उस वक्त ऑक्सीजन जैसे कि है उसकी इतनी ज़रूरत, मतलब उसकी पूर्ति पूरी थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी होम केयर की भी ज़रूरत होती है, उसमें भी ऑक्सीजन चाहिए। आपने देखा हॉस्पिटल्स में कभी-कभी उसकी कमी हो गई थी। तो इसके बनाने के लिए जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन है, गैसियस ऑक्सीजन है। तो कई जो हमारी टेक्नोलॉजी हैं, जो हमारे संयंत्र थे, उनको रीपर्पस किया गया और उसी के साथ-साथ अभी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत में ही बनाने का बहुत तेजी से सिलसिला शुरू हो गया है। उसके लिए भी डीएसटी ने उसमें मदद की है। अभी हमने काफ़ी सारी कंपनियों को बुलावा दिया है, करीब 20 करोड़ रुपए की उनको मदद दी जा रही है, जिससे कि वो बहुत जल्दी डेवलप करके 1 महीने के अंदर अंदर
वो मार्केट में उतारना शुरू कर दें इन चीज़ों को, जिससे हमारी उसमें पूरी तरह आत्मनिर्भरता हो जाएगी। तो आपका प्रश्न था पूर्णिमा जी, आपका जो प्रश्न था आप उसको एक बार कुछ बताइए, क्या पहलू है उसका जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। समझना चाहूंगी